आज आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रतीक भैया पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। जैसे चैप्टर के नाम से ही जाहिर है कि हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग, यानी कि पावर की जो शेयरिंग है किस तरीके से होती है गवर्नमेंट में, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के सेंस में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पावर शेयरिंग टर्म आया है वो गवर्नमेंट में या फिर जो गवर्नमेंट के बहुत सारे लेवल्स होते हैं उनमें पावर को कैसे शेयर किया गया है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर में हमें दो केस स्टडी दी हुई हैं या फिर हम कह सकते हैं दो स्टोरी दी हुई हैं। पहली जो स्टोरी है वो बेल्जियम के बारे में है, जो कि एक यूरोप की कंट्री है, और जो दूसरी स्टोरी है वो है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका से आप ज़्यादा फेमिलियर हैं, बेल्जियम के बारे में आपने अभी नहीं सुना होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। तो जो बेल्जियम है, बेल्जियम एक बहुत छोटी कंट्री है यूरोप की। अब बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं या फिर जो यूरोप की कंट्रीज़ होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। इंडिया के जो स्टेट्स होते हैं ना उनसे भी बहुत छोटी होती है। इंडिया के जो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, कोई भी स्टेट मतलब वो वहाँ की कई सारी कंट्रियों के बराबर होगा। तो उसी तरीके से जो बेल्जियम है वो इतनी छोटी कंट्री है वहाँ की कि वो हमारे इंडिया के एक स्टेट यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा के बराबर है। और जो बेल्जियम कंट्री है उसके जो बॉर्डर्स लगते हैं वो नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग से उसके जो बॉर्डर्स लगते हैं वो इन चार कंट्रियों से लगते हैं। और जो बेल्जियम है उसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स। और कंट्री जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, वलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन और जर्मन स्पीकिंग रीजन। अब बात करते हैं वहाँ का जो कंट्रीब्यूशन है या जो हम कह सकते हैं वहाँ का जो कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन। अब जो एथनिक है, एथनिक का मतलब होता है कि किस तरीके की पॉपुलेशन या किस तरीके का कल्चर वहाँ पे जो है उसका जो कंपोजिशन हमें दिखता है उसको हम देखते हैं। तो देखा जाए तो फ्लेमिश रीजन जो है, फ्लेमिश रीजन में जो है 59% पूरी कंट्री का 59% जो लोग रहते हैं वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी वहाँ रहती है, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं। और वलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं पूरी कंट्री का, और वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं या फिर वो फ्रेंच बोलते हैं। और जो रिमेनिंग 1% लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग बोलते हैं या फिर वो जो हैं वो जर्मन है। और जो ब्रुसेल्स है यानी कि जो कंट्री की कैपिटल है, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ का थोड़ा अलग ही सिस्टम है। वहाँ क्या है कि जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग वहाँ डच बोलते हैं। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा एथनिक कंपोजिशन है, यानी जो है कितना ज़्यादा अंतर है कि कंट्री की जो कैपिटल है, कैपिटल में अलग ही कंपोजिशन है और कंट्री खुद 2 रीजन्स में बटी हुई है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ। अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब अकोमोडेशन इन बेल्जियम जो है, बेल्जियम में 1970 से लेके 1993 तक जो है 4 अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी लॉ को चेंज करना हो तो ऐसे वहाँ पे 4 बार किया गया था। क्योंकि जैसा हमने देखा कि कंट्री बटी हुई है बहुत सारे रीजन्स में, और इसी वजह से वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे लोगों के बीच में। तो इसीलिए वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का उसमें कुछ चेंजेस करे गए। तो जो उसमें पहला चेंज ये किया गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री को चलाएगी, उस गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो हैं दोनों इक्वल होने चाहिए। और दूसरा चेंज ये किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगी। दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो सेपरेटली वर्क करेंगे। और तीसरा चेंज ये किया गया कि जो ब्रुसेल्स है यानी कि जो कंट्री की जो कैपिटल है उसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जहाँ पर डच और फ्रेंच दोनों ही कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों को दिया जाएगा। और इसमें जो लास्ट चेंज ये किया गया था कि जो उसमें अब एक और नई, हम कह सकते हैं एक नई टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पे बना दी गई, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको चुना जाएगा डच, फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटीज़ के बीच में से ही वहाँ से लोग चुन के आएंगे उस गवर्नमेंट में। और चाहे आप कंट्री के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, उस गवर्नमेंट का हर कोने में जो है उस गवर्नमेंट की पावर रहेगी। और उस गवर्नमेंट के पास कुछ ही टॉपिक्स पे रूल करने का या लॉ निकालने की पावर होती है। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है उसके पास कल्चरल एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स के लिए उसके पास पावर रहती है कि वो उस पर कोई भी लॉ या कोई भी डिसीजन दे सकता है। ठीक है।
तो हमने देखा कि बेल्जियम में किस तरीके से चेंजेस हुए, वहाँ का एथनिक कंपोजिशन कैसा था, 59% और 40% जो भी कम्युनिटीज़ थी, ब्रुसेल्स में कैसा हाल था, और जो यहाँ पे इतने सारे जो एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल हमने देखे कि बेल्जियन मॉडल में इतने सारे जो चेंजेस करे गए जिस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट में या वहाँ की जो कंट्री है, बेल्जियम कंट्री है, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई। अब इन इन सारे चीज़ों को देखते हुए अब आगे क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट बात अब यहाँ पे आने वाली है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो बेल्जियम मॉडल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसने हेल्प करी कन्फ्लिक्ट को दूर करने में दोनों ही कम्युनिटी से, और एक पॉसिबल डिवीज़न निकाला कंट्री का ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। और उसके बाद जो है कंट्री में स्टेबिलिटी आई, जिस कारण जो ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की कैपिटल है, उसको हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन बना दिया गया। जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसको यहाँ का सबसे पहला जो है हेडक्वार्टर बना दिया गया यूरोपियन यूनियन का। देखिए, जिस कंट्री में इतनी एथनिसिटी थी कि लोग बटे हुए हैं, लोगों के विचार जो है मेल नहीं खाते हैं, दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन फिर भी उस जगह को यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर बनाया गया। और ये सब क्यों बनाया गया? क्योंकि जो अकोमोडेशन इन बेल्जियम में जो चेंजेस आए फ्रॉम 1970 टू 1993, जो भी हमने 4 चेंजेस पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन में, उन कारणों से जो स्टेबिलिटी आई गवर्नमेंट में, जो पावर शेयरिंग हमने देखा कितना अच्छा पावर शेयरिंग इन्होंने किया आपस में, जिस वजह से जो ब्रुसेल्स है उसको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। तो जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन कंट्री है इंडियन ओशन में, और जो कि हमारे जो तमिलनाडु है, इंडिया का स्टेट जो तमिलनाडु है, उसके सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अब हम बात करें श्रीलंका की, तो जो श्रीलंका है एक छोटी कंट्री तो है, एक आइलैंड नेशन कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन भी करीब 2 करोड़ पीपल है, बस 2 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन फिर भी जो वहाँ की डाइवर्सिटी है, या हम कह सकते हैं वहाँ की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी बेल्जियम की तरह ही हमें एक एथनिसिटी हमें वहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ का जो कंपोजिशन है, यहाँ का कंपोजिशन है 74% सिन्हाला स्पीकर्स। अब जो ये कंट्री है श्रीलंका, वहाँ पे जो है 74% लोग, पूरी कंट्री के 74% लोग जो हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। और जो बाय रिलीजन जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। और 18% जो है पूरी कंट्री में, जो 18% जो हैं तमिल स्पीकर्स हैं। और जो टोटल 18% जो तमिल स्पीकर हैं, उनमें से 13% जो हैं वो श्रीलंकन तमिल हैं, और जो 5% हैं वो इंडियन तमिल हैं। और जो इंडियन तमिल थे, अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं, तो जो 5% इंडियन तमिल है वो यहाँ कब आए थे? वो यहाँ ब्रिटिश एरा के टाइम पे आए थे, क्योंकि उनको यहाँ प्लांटेशन वर्कर के रूप में उन्हें यहाँ भेजा गया था कि वो वहाँ जाके प्लांटेशन करें। और बाकी जो बात करते हैं अगले कंपोजिशन की, तो वो है 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और इस कंट्री में जो है 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो बाय रिलीजन या तो तमिल हैं या फिर जो हैं सिन्हाला हैं। ठीक है। और अब जैसे एक क्वेश्चन किसी बच्चे के अगर मन में आए, क्योंकि जैसा हमने पहले वहाँ देखा बेल्जियम में, हमने देखा था कि जो 59% डच हैं, 40% फ्रेंच हैं और 1% जर्मन है। अगर हम दोनों को प्लस सबको टोटल करें तो टोटल 100% कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। पर अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे 74 प्लस 18 और प्लस 7, अगर हम प्लस करें तो हमें केवल 99% कंपोजिशन ही दिखाई दे रहा है। और अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल है कि 1% कंपोजिशन क्या है, हालांकि ये सवाल जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जो ये 1% लोग जो हैं, ये जो यहाँ श्रीलंका में जो ट्राइबल्स हैं, ये 1% जो है ये उन ट्राइबल्स पीपल के लिए, जो अलग अलग जनजाति वहाँ रहती है, उन सब का जो छोटा छोटा कंपोजिशन है उनको मिला के 1% होता है। अब हम बात करते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब जो मेजोरिटेरियनिज्म है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी मतलब जिस कम्युनिटी में ज़्यादा लोग हैं, एज कम पूरा टोटल जब हम देखेंगे, या तो कोई चीज़ जो है वो मेजॉरिटी में होती है या माइनॉरिटी में होती है। तो श्रीलंका का देखा जाए तो जो मेजॉरिटी में है वो तो सिन्हाला कम्युनिटी है, हमने देखा 74% लोग हैं। अब क्या हुआ, श्रीलंका की स्टोरी एक अलग स्टोरी है, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो क्या हुआ कि जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट हो गया था 1948 में। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इंडिया है जो हमारा, वो आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके एक साल बाद कौन आज़ाद हुआ था? श्रीलंका। 1948 में इसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। और उसी समय जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे
उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट में अपना अधिकार जमाने लगे। उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने एक डोमिनेंस कर दिया अपनी ही कम्युनिटी को, मतलब ऐसा मानने लगे कि हाँ हम ही सबसे ऊपर हैं, और दूसरी कम्युनिटी को उन्होंने दबाना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने पड़े कुछ जो है उनकी मेजॉरिटी पॉलिसीज़ को लागू करना पड़ा, जिसमें जो है सिन्हाला सुप्रीमेसी को जो है ज़्यादा महत्व दिया गया। इससे क्या हुआ कि 1956 में एक एक्ट पास किया गया सरकार के द्वारा कि जो सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जबकि वहाँ तमिल स्पीकर्स भी थे, और तमिल लैंग्वेज को वहाँ पे जो है डिसरिगार्ड किया गया या उसको देखा ही नहीं गया। सीधा सीधा बोल दिया गया कि हाँ भाई सिन्हाला लैंग्वेज है, इसको जो है आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि जो स्टेट है, यानी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका का हर कोई व्यक्ति प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा बुद्धिज़्म को। उन्होंने बुद्धिज़्म, अपने ही रिलीजन को उन्होंने सबसे ऊपर माना। और जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ निकाली कि केवल जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्हीं एप्लीकेंट्स को या उन्हीं युवाओं को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में उनको ही ज़्यादा प्रेफर या फिर उनको ही ज़्यादा फेवर मिलेगा। और साथ साथ में इससे क्या हुआ कि उन दोनों का रिलेशन बिगड़ने लगा, सिन्हाला और तमिल का जो है रिलेशन बिगड़ने लगा इन सब से। और जो श्रीलंकन तमिल हैं उन्होंने फिर स्ट्रगल करना शुरू करा। अब क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल जो लोग थे, कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाना शुरू कर दी, और सरकार से वो लोग मांग करने लगे कि तमिल भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। और साथ साथ में उन्होंने ये डिमांड भी रख दी कि हमको जो है एजुकेशन, जॉब और सभी चीज़ में आप इक्वलिटी प्रोवाइड कराइए। और साथ साथ में 1980s के टाइम पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए, उस टाइम पे उनकी ये डिमांड रही कि हमें आप एक तमिल इलम दे दीजिए। अब तमिल इलम का मतलब ये है कि एक सेपरेट स्टेट श्रीलंका की ही कंट्री में, नॉर्दर्न पार्ट में और जो है ईस्टर्न पार्ट में, कंट्री के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में आप क्या है हमको कुछ एरिया दे दो कि हाँ ये एरिया सेपरेट कर दो। जैसे हमारे इंडिया में सेपरेशन हुआ था कि पाकिस्तान, जो मुस्लिम्स हैं कुछ जो चाहते हैं पाकिस्तान में जाए, उनके लिए अलग जो है पाकिस्तान बना दिया गया था। उसी तरीके से श्रीलंकन तमिल की भी डिमांड थी कि हमको जो है कि आप एक अलग से सेपरेट दे दो, हम वहाँ रह लेंगे करके अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन जो सरकार है, सिन्हाला जो सरकार थी, उन्होंने इसमें कोई अपनी रजामंदी नहीं दिखाई और उनको दबाने लगे। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने क्या है उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू करा, और इससे क्या हुआ कि सिविल वॉर वहाँ स्टार्ट हो गई। सिविल वॉर यानी कि एक मैसेकरी है एक तरीके से, जिसमें एक ही कंट्री की दो कम्युनिटीज़ या फिर एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी या किसी अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग आपस में लड़ते हैं। इसमें बहुत कुछ हुआ। अब मिलिटेंट्स बन गए और बहुत सारे दंगे और बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हुई। और एक ख़ास बात ये भी है कि ये सिविल वॉर जो है हाल ही में रुके, 2009, अभी देखा जाए तो कुछ ही 10-15 साल पहले की ही बात है। करीब 10 साल हम कह सकते हैं, 10-15 साल मतलब करीब मतलब अभी हाल ही में जो है सिचुएशन यहाँ की काबू आई है श्रीलंका की। और अब बात करते हैं आगे की कि हमें इन दोनों स्टोरियों से क्या सीखने को मिलता है। तो इन दोनों स्टोरियों से हमें एक प्रूडेंशियल रीज़न और एक मॉरल रीज़न मिलता है। तो प्रूडेंशियल रीज़न क्या कहता है? द प्रूडेंशियल रीज़न emphasizes दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग better outcomes. Power sharing is good because it has to reduce the possibility of conflict between social groups. It is a good way to ensure the stability of political order. प्रूडेंशियल रीज़न ये कहता है कि जो पावर शेयरिंग है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट यानी कि जो ऐसे लड़ाई है, सिविल वॉर है या मारकाट है, ऐसी सारी चीज़ों से जो है सिविल वॉर से या ऐसे कन्फ्लिक्टों से बचाता है, उनकी पॉसिबिलिटी को काफ़ी कम कर देता है। और ये एक अच्छा तरीका है जिससे पॉलिटिकल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी आए। अब मॉरल रीज़न की बात करते हैं। तो जो मॉरल रीज़न है पावर शेयरिंग का, वो ये कहता है कि पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल एंड पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी एज इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और वो ये भी कहता है कि जो पावर शेयरिंग है वो पीपल का एक राइट है डेमोक्रेसी में, क्योंकि जो लोग हैं, लोगों के पास अधिकार है कि वो पूछ सकते हैं कि उनको कैसे गवर्न किया जा रहा है। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो उनके प्रति आंसरेबल है कि उनको जो है लोगों को, पीपल को एक राइट मिले कि वो भी जो है इस पॉलिटिकल सिस्टम का थ्रू द पार्टिसिपेशन वो भी इसका एक पार्ट बने। तो मॉरल रीज़न यही कहता है।
उसके बाद हम आगे देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब जो पावर शेयरिंग है इसके भी हमें बहुत सारे रूप हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो जो पावर शेयरिंग है, इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म। सम ऑफ द कॉमन अरेंजमेंट्स आर नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को समझने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को। अभी के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इमेजिन कीजिए, आगे आगे चीज़ें मैं आपको समझाते जाऊँगा। तो बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग की। इस अरेंजमेंट ऑफ पावर, इस जो ये अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ पावर, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सेम लेवल पे एक्सरसाइज करती हैं डिफरेंट पावर, लेकिन जो बैलेंस रहता है उनकी पावर में वो बिल्कुल सेम रहता है। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे एक कॉमन एग्जांपल जो हमारे इंडिया में है, जैसे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इमेजिन कीजिए जिसके टॉप में, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक सीधी लाइन है, उसके टॉप में है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी जो इंडिया में लॉ बनाती है। और उसके बाद उसी लाइन के सेंटर में आप मान लीजिए एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि ऐसी बॉडी जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है या लॉ को इन्फोर्स करती है। और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के लास्ट पार्ट में आप समझ लीजिए जुडिशरी को। अब जो जुडिशरी है वो क्या करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और साथ साथ में लॉ वायलेटर को, जो लॉ तोड़ते हैं उनको पनिश करती है। जुडिशरी का ये काम होता है। ये जो तीन बॉडी हैं, तीनों का क्या है, अलग अलग रोल है, लेकिन जो तीनों हैं उनका एक सेम लेवल है। तीनों एक ही लाइन में है, जैसा मैंने आपको बताया तीनों का सेम लेवल है, लेकिन तीनों क्या कर रही हैं, अलग अलग पावर को एक्सरसाइज कर रही हैं। और इसी सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब इसका नाम चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एक दूसरे के ऊपर क्लोज आई बना के रखती हैं कि कोई ना कोई अपना जो है अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है ना। क्योंकि देखिए, जैसे लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव ने लॉ को इम्प्लीमेंट करा और जुडिशरी ने लॉ बनाने वाले को पनिश किया, ठीक है, ये तो इनका रोल है। अब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नज़र कैसे रखती हैं, लेजिस्लेचर अगर लॉ बनाता है ना, तो उसको, अगर उसने कोई गलत लॉ बनाया तो एट द एंड जो जुडिशरी है, जुडिशरी उस लॉ पे रोक लगा सकती है। तीनों के पास ये पावर है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। जब तक लेजिस्लेचर लॉ पास नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता है। और अगर लेजिस्लेचर ने लॉ पास भी कर दिया और एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट नहीं करा है, तो उसको लॉ कैसे माने हम। तो यहाँ पे तीनों के पास इक्वल टाइप की, जैसा मैंने कहा, सेम लेवल की पावर होती है, लेकिन जो है तीनों का जो है एक अपना अपना बैलेंस है इस पावर में। पावर शेयरिंग का इसमें हमको एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। तीनों एक दूसरे के सहारे जो है, तीनों का अपना अपना रोल चल रहा है। अब हम बात करेंगे अगले फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में, जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ये भी बहुत सिंपल है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है कि इसमें जो है एक वर्टिकल लाइन को अगर आप इमेजिन करिए, तो उसके टॉप में होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बीच में होगा स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड में होगा लोकल गवर्नमेंट। इसमें ये होता है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग की तरह नहीं होता है। यहाँ जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या था कि तीनों के पास जो है, तीनों क्या होता है, सेम लेवल पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों सेम लेवल पे नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टॉप पर है ना, उसकी जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी, जो उससे नीचे होगा उसकी पावर थोड़ी कम होगी, और जो सबसे नीचे होगा उसकी पावर सबसे कम होगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास पूरी कंट्री का कंट्रोल है। फिर बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास एक लिमिटेड पावर है, केवल अपने स्टेट की है, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास केवल एक अपने ही सीमित क्षेत्र की जो है पावर है। तो ये बात आती है किसकी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग की। हालांकि यहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है पावर का। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, उसके पास अपने कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अपने कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप ऐसे समझिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसने, अब वो पूरी कंट्री को तो देख नहीं सकती है ना अच्छे से, तभी तो एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई है कि वो अपने स्टेट को अच्छे से देख सके। अब इसमें क्या होता है कि जो टॉप लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी कुछ पावर्स वो शेयर करती है दूसरी गवर्नमेंट के साथ जो उसके नीचे आती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को दी हुई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के तीसरे ग्रुप के बारे में, जो है तीसरा है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप। अब पावर शेयरिंग अमंग जो सोशल ग्रुप है
वो ये कहता है कि पावर मे बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप जस्ट लाइक community government. In Belgium it is the form of power sharing. This is method is used for giving minority government a fair power sharing. जैसे जो है पावर जो शेयर करी गई है वो सोशल ग्रुप में भी की जा सकती है, जैसे रिलीजियस ग्रुप है, कोई धार्मिक ग्रुप है, उसके पास भी अपनी कुछ पावर है। हर एक सोशल ग्रुप जो है उसको भी कुछ ना कुछ पावर दी गई है ताकि वो लो फील ना करें, उनको भी एक फेयर चांस मिले पावर शेयरिंग में। हम बात करेंगे हमारे लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में, जो है पॉलिटिकल पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स में। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के सेंस में अगर हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो ये बहुत आसान है। जैसे आप समझिए देश भर में इलेक्शन हो रहे हैं, एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए देश भर में इलेक्शन हो रहे हैं। अब इलेक्शन में इलेक्शन में जो है तीन पार्टियां खड़ी हुई है। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, कांग्रेस खड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। ठीक है, मान लीजिए अभी के लिए कि जो टोटल सीट जो थी 100 थी। ठीक है, टोटल सीट केवल 100 थी और 100 सीटों में से जो टोटल सीट थी 100 थी, तो तीनों में जो सीट जो हैं बटी हुई हैं। अब तीनों को जो है इक्वल अमाउंट तो नहीं मिल पाएगा 100 में से। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि तीनों को जो है 20-20-20 तीनों को 20-20 सीट्स मिली। 20-20-20 यानी कि 60 सीटें जो हैं पार्टियों में बट गई और बाकी जो 40 सीटें बच गई वो कोई छोटी छोटी पार्टियाँ, रीजनल पार्टियाँ अपने पास ले गई और बाकी कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए। अब इसमें जो है किसी भी पार्टी को, अब हम देखें इस सिचुएशन में, तो किसी भी पार्टी को कोई मतलब ऐसा फेयर चांस नहीं मिला है कि वो सरकार बना सके। किसी के पास भी मतलब मेजॉरिटी हमें इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आपस में जो है अलायंस बना लें। अलायंस का मतलब होता है कि वो आपस में जो है अपनी ग्रुपिंग कर लें। ठीक है, उसको हम कहते, और फिर अगर उनकी ग्रुपिंग करने के बाद उनकी अगर जो है सरकार बन जाती है तो उसे हम कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। हम कोलिएशन गवर्नमेंट को कहते हैं गठबंधन वाली सरकार। अब मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने और छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर जो है अपनी कोलिएशन गवर्नमेंट बनाई, गठबंधन वाली सरकार बनाई। इसमें जो है उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी क्योंकि सारी सीट जो होंगी वो टोटल हो जाएंगी, उनके पास ज़्यादा सीट हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू बीजेपी। तो अब इससे क्या होगा कि उनके पास एक मेजॉरिटी आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, जैसा हम देख पा रहे हैं पावर शेयरिंग होगी, क्योंकि अब जैसे सब लोगों ने मिल के अपनी एक सरकार बनाई है तो जो पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें होंगी वो बटेंगी। कुछ हर एक पार्टी को कोई ना कोई मिनिस्ट्री वहाँ पे दी जाएगी, जैसा कि कोलिएशन गवर्नमेंट में देखा जाता है। और अगर अभी की बात करें 2025 में भी अभी की जो सरकार है एनडीए सरकार, वो भी एक कोलिएशन गवर्नमेंट की ही एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे जो, जैसा मैंने कहा इसमें प्रेशर ग्रुप भी है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, जैसे कोई भी ग्रुप, जैसे हम मान लेते हैं एबीवीपी अखिल भारतीय विद्या परिषद, जिसमें यंग लीडर जो होते हैं वो सरकार के किसी डिसीजन पे कभी कोई स्ट्राइक निकाल देते हैं या कुछ भी। जैसे हम देख लेते हैं फार्मर्स का कोई ऐसा ग्रुप होता है या टीचर्स का कोई एसोसिएशन होते हैं बहुत सारे, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया। ट्रेड यूनियन जो रहता है कई बार सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है, जिस वजह से सरकार को जो है, ये जो होता है ना प्रेशर ग्रुप्स, ये जो होते हैं सरकार के लॉस पर, जैसे सरकार ने कोई लॉ बनाया वो इस पर सहमत नहीं है तो वो प्रेशर करते हैं बाई, कभी स्ट्राइक कर देंगे या कभी भारत बंद करा देते हैं, कुछ भी हो जाता है। जैसा पहले देखा जाता था कि भारत बंद हो जाता था, इस वजह से क्या होता था, सरकार को अपना लॉ जो उन्होंने बनाया उसको वापस लेना पड़ता था, क्योंकि जो है लोग उससे जो है लोगों को अगर वो लॉ ही पसंद नहीं है तो वो लॉ किस काम का, इसलिए सरकार को जो है वो वापस लेना पड़ता था इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स के कारण। तो ये था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग, जिस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि हमने बेल्जियम, श्रीलंका और इन दोनों कंट्रीज़ की सिचुएशन को हमने पढ़ा। प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन हमने दोनों देखे। हमने देखा कि बेल्जियम ने किस तरीके से मेजर्स अपनाए जिस वजह से वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, पावर शेयरिंग कितने अच्छे से हुई और वहाँ पे फिर ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर बना दिया गया। और साथ साथ में हमने श्रीलंका देखा जहाँ उन्होंने कोई पावर शेयरिंग करी नहीं, जिस वजह से वहाँ पे एट द एंड एक सिविल वॉर हो गई, जिस वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, पावर शेयरिंग नहीं हुई, इकोनॉमिक कंडीशन गिर गई, सोशल कल्चरल हर जगह से जो है कंट्री बर्बादी के कगार पर आ गई। हमने देखा और हमने देखा किस तरीके से पावर जो है अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़।
और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफ़ी आसान है और इस चैप्टर से रिलेटेड हमने बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस और आपके हाफ ईयरली में आने वाले या टेंथ में आने वाले बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने हमारे पेज प्रतीक भैया में जो है इंस्टाग्राम में हमने डाले हुए हैं। आप इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे PDF आपको मिल जाएंगे। और यूट्यूब की वीडियो पे भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। इसी तरीके से आपको बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी और आपके बहुत सारे जो हैं डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। अगर आपको डाउट सेशन की ज़रूरत है, बहुत सारे डाउट सेशन हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी होते रहते हैं। आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना साथ बनाए रखें। और आपको ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आशा यही है कि हमारे साथ आपकी एक अच्छी जर्नी बीते आपके क्लास 10th में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इतने अच्छे नंबर आएँ कि हमें भी प्राउड हो